नमस्कार दोस्तों। अल्फा स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। वो रिवीजन मॉड्यूल जो हमने शुरू किया था उसमें हम लोग एथिक्स के अब 9 लेक्चर्स कर चुके हैं और इसके टोटल 12 लेक्चर्स होंगे, तो अब 3 लेक्चर्स और बचते हैं, है ना। आज 10th लेक्चर आज हो जाएगा, तो इसके बाद में 11th और 12th 2 लेक्चर्स और इसके होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, श्योरिटी के साथ में कल हम लोग एथिक्स को वाइंड अप कर देंगे। तो हमने स्पोर्ट्स एंड योगा पेपर थर्ड के लिए मैं आपको बताऊं तो 65 मार्क्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और 60 मार्क्स से 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम लोग पेपर थर्ड के 125 मार्क्स तो यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं, विच विल बी अराउंड उनका अगर आप रिवीजन करो तो 4 घंटे 6 घंटे से ज्यादा का रिवीजन नहीं होगा, है ना। 6-7 घंटे का रिवीजन होगा 125 मार्क्स का। तो प्लीज फोकस, मैंने जो पहले आपको जो बात बताई थी कि मेक श्योर जब भी आप ये रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हो तो आप वो पूरी सीरीज देखें फ्रॉम द फर्स्ट टू द वेरी लास्ट लेक्चर। एक बार देख लो, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग तो उसको दोबारा देखो, और नहीं समझ में आ रहा है तो देखो कुछ कर ही नहीं सकते, देन यू मस्ट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम समवेयर, वहां से पढ़ो और जैसा भी ठीक लग रहा है फिर उसके बाद में। बट स्टिल, है ना, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो रिवीजन लेक्चर्स हैं इससे ज्यादा रिफाइंड मटेरियल मैंने बहुत सारे चैनल्स और ये सारी चीजें देखी हैं, परंतु मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। तो स्टिल इट इज अप टू यू। एंड सेकेंडली, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो कमेंट्स आते हैं इट इज रियली अप्रिशिएटिंग, और वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हैं, और सेकेंडली मदद करते हैं कि मैं और उसको इस चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। जैसे कि कल किसी का कमेंट आया था कि रित और रीत में कोई डिफरेंस के बारे में, तो वो रित मुझे पता तो था एनीवे कि वो रित ही है, पर वो कमेंट आने के बाद में मेरे मन में भी एक डाउट क्रिएट हुआ एंड आई हैड टू चेक इट ट्वाइस। तो इवन माय नॉलेज इज रिफाइनिंग। तो ठीक है, तो ये तो जनरल बातें हो गई। अब आज हम देख रहे हैं एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन, है ना। जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, पब्लिक रिलेशन कौन से हुए जो पब्लिक में है, और प्राइवेट रिलेशन कौन से हुए जो घर पे हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन में एथिक्स का क्या रोल रहता है, कैसे कैसे ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, तो आज हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखें तो दोनों में, पब्लिक और प्राइवेट रिलेशंस में डिफरेंस क्या है। तो प्राइवेट रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो वेरी लिमिटेड होता है, घर तक सीमित है। और पब्लिक रिलेशन है वो वाइड स्प्रेड है ना। आप अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो पूरा जिला आपका घर है। फिर मोर क्लोजनेस है आपकी, लेस फॉर्मेलिटी होती है प्राइवेट रिलेशनशिप में, और जबकि पब्लिक रिलेशन में फॉर्मेलिटी ज्यादा है, क्लोजनेस कम होती है। प्राइवेट रिलेशन आर बेस्ड ऑन इमोशंस, म्यूचुअल अफेक्शन एंड ट्रस्ट, वेर एज पब्लिक रिलेशन आर बेस्ड ऑन लॉ, रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्राइवेट रिलेशन होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्राइवेट रिलेशन आर मॉरली बाइंडिंग, एंड अगर ये इनका वायलेशन करोगे तो सोशल क्रिटिसिज्म होगा, पर ये जो होते हैं ये लीगली बाइंडिंग होते हैं, और वायलेशन से लीगल एक्शन होगा, जेल हो जाएगी सर, है ना, निष्कासित कर दिए जाओगे नौकरी से, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर रिलेटिवली स्टेबल होते हैं प्राइवेट रिलेशन जो होते हैं, और पब्लिक रिलेशन क्या है, ये थोड़े से कम स्टेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देखो तो प्राइवेट रिलेशन में फ्रेंड्स, फैमिली और बहुत सारे जो भी आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, जबकि पब्लिक रिलेशन में आप सिविल सर्वेंट्स देख लो, या फिर जस्ट अगर आप इसको वैसे बोलो तो कलीग्स जो होते हैं वो आपके पब्लिक रिलेशंस में आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि की एलिमेंट्स क्या क्या हैं। देखो एक एक करके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंसेप्चुअल पोर्शन था वो एथिक्स का खत्म हो चुका है। अब जो जो पार्ट है आपको बस ये एक बार देखना है और उसके बाद में राइट इट इन योर ओन वर्ड। जैसे कि वैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे की एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन ये टॉपिक है, तो अब ये की एलिमेंट्स हैं जो भी है ना, 5-6 जो की एलिमेंट्स हैं। अब ये ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो भी 2 लाइन तो लिख सकते हो, तो ये दो दो लाइनें आप अपनी मर्जी से लिखना, है ना। प्लीज रिक्वेस्ट है, डू नॉट ओवर डिपेंड ऑन थिंग्स, और वो है ना, मतलब ऐसी टेंडेंसी मत बनाओ कि है ना जो रट के जाऊंगा वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर वो लिखना ही मतलब हाथ भारी हो जाए, ठीक है, तो ऐसी टेंडेंसी मत बनाओ। तो की एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होंगे एलिमेंट्स, जैसे कि ये पब्लिक रिलेशन में, सॉरी, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी होगा, पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, इंपार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे की एलिमेंट्स है किसके, पब्लिक रिलेशन, है ना। और इसमें प्राइवेट रिलेशन में देखो क्या क्या की एलिमेंट्स हो सकते हैं, सैक्रिफाइस, प्राइवेसी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट, अफेक्शन, केयर की भावना होनी चाहिए, और ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, और इसमें और भी आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखें तो अपन आइडियली देखो ये जो पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन है इसमें सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। परंतु क्या ये सेपरेशन है, पर आइडियली होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, क्योंकि द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ बोथ है ना, ये डिफरेंट है, अलग अलग है, मतलब काम आप पब्लिक लाइफ में जो काम कर रहे हो या आपके ऑफिस में जो काम कर रहे हो वो आपके घर के काम से बिल्कुल डिफरेंट है। फिर ये इफ दे इन्फ्लुएंस ईच अदर देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस एंड इट प्रमोट्स नेपोटिज्म, है ना। अगर ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे तो नेपोटिज्म को प्रमोशन मिलता है। फिर प्राइवेट और पब्लिक रिलेशंस आर इवैल्यूएटेड डिफरेंटली, इनका जो इवैल्यूएशन है वो भी अलग तरीके से होता है। प्राइवेट रिलेशन कैसे इवैल्यू है, आपके बीच में आपसी संबंध कितने अच्छे हैं, जबकि पब्लिक रिलेशन आपकी ड्यूटीफुलनेस कितनी ज्यादा अच्छी है, आपकी इंटेग्रिटी है कि नहीं है, आप करप्ट इंसान तो नहीं हो, ऐसी बहुत सारी चीजों से अलग अलग तरीके से इनको इवैल्यूएट किया जाएगा। फिर दोनों का नेचर भी अलग अलग है, और पब्लिक रिलेशन ऐसा माना जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर देखो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा पॉसिबल है क्या कि दोनों अलग अलग हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि नाइदर एनी रिलेशन इज कंप्लीटली प्राइवेट नॉर एनी रिलेशन इज कंप्लीटली पब्लिक, है ना। कोई भी रिलेशन कंप्लीटली प्राइवेट या कंप्लीटली पब्लिक नहीं होता है। इफ दीज रिलेशंस आर सेपरेटेड देन देयर मैनेजमेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ऑक्यूपाइड रहोगे और झूला झूलते रहोगे पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन के बीच में। वंस यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, या फिर कोई ऑलरेडी वर्किंग हो, तो उसको ये चीज पता होती है कि वो पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन में ये सारी चीजें झेलता रहता है। फिर देखो कुछ इंपैक्ट देखते हैं अपन पब्लिक रिलेशन के किस पर, प्राइवेट रिलेशन पे,
है ना, आपकी जो नौकरी है, जो आप करोगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके प्राइवेट रिलेशन पे। तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव में देखो तो अगर अगर सक्सेसफुल रहेगा इंसान पब्लिक लाइफ में, तो उसके जो प्राइवेट रिलेशन होंगे वो भी हेल्दी रहेंगे, है ना। सच पर्सन एक्ट्स एज अ रोल मॉडल इन प्राइवेट रिलेशंस एज वेल, है ना। आप मान लो कि कोई ऐसा सिविल सर्वेंट है जिसकी चारों तरफ चर्चा रहती है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव बातों के लिए, तो उसके जो प्राइवेट रिलेशन होंगे वो भी अच्छे रहेंगे और वहां पर वो रोल मॉडल के रूप में माना भी जाएगा। फिर पब्लिक रिलेशन जो होते हैं वो ट्रांजैक्शनल इन नेचर होते हैं, जबकि प्राइवेट रिलेशन क्या होते हैं, सेल्फलेस इन नेचर होते हैं। तो ये फिर स्किल्स जो पब्लिक लाइफ में अपन लर्न करते हैं उसको हम प्राइवेट लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पब्लिक लाइफ में आप डिसिप्लिन सीख रहे हो, है ना, टाइम की वैल्यू सीख रहे हो, और भी बहुत सारी चीजें जो सीख रहे हो, तो वो प्राइवेट लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, तो पर्सन इज नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम टू पर्सनल रिलेशंस, है ना, क्योंकि नौकरी में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, तो इस वजह से वो पर्सनल रिलेशन को टाइम नहीं दे पाते। फिर स्ट्रेस ऑफ पब्लिक लाइफ इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन प्राइवेट लाइफ, तो ये बात भी नेगेटिवली इंपैक्ट करती है किसको, प्राइवेट लाइफ को। ठीक है, तो फिर अपन बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ प्राइवेट रिलेशन क्या होगा पब्लिक रिलेशन के ऊपर। जो आपकी फैमिली में जो आपके रिलेशंस हैं या आपके रिलेटिव्स के साथ में जो है, वो आपके पब्लिक रिलेशन को कैसे इंपैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट देखें तो मैनेजमेंट स्किल्स जो प्राइवेट लाइफ की होंगी वो पब्लिक लाइफ में आप यूज कर सकते हो। जैसे मैनेजमेंट ऑफ इमोशन अगर आपका अच्छा है, तो आप पब्लिक लाइफ में अच्छे से मैनेज कर सकते हो उसको। फिर हेल्दी प्राइवेट रिलेशन लीड्स टू एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक रिलेशन। घर में अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप ड्यूटी पर भी अच्छे से जा पाओगे और वहां पर अच्छे से काम कर सकोगे। फिर मॉरल सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट लाइफ इज रियली हेल्पफुल इन टैकलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस इन पब्लिक लाइफ। और नेगेटिव इंपैक्ट की जहां बात करो, तो जो प्रिजुडिस हैं ऑलरेडी प्राइवेट लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होंगे पब्लिक लाइफ में, है ना। जो आपकी पूर्व मान्यताएं हैं, है ना, कि जैसे मान लो कई घर होते हैं जहां पर फीमेल्स को लेकर के थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो अगर ऐसी घर में ऐसी स्थिति है, तो आप अगर ऑफिस में भी जाओगे तो आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपकी ये जो प्रेजुडिस बनी हुई है ये तोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर स्ट्रेस ऑफ प्राइवेट लाइफ है जो इम्पैक्ट करेगा किसको, पब्लिक लाइफ को। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि आपस में हम लोग बैठते हैं तो बात करते हैं कि ये तो किस्मत वाली बात है कि आप जब आरपीएससी के पास आपकी कॉपी चेक होने गई और प्रोफेसर बैठे हैं आपकी कॉपी चेक करने के लिए, तो उसकी घर में बस लड़ाई ना हो रखी हो और कुछ भी हो रखा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी किस्मत खराब होगी। तो स्ट्रेस ऑफ प्राइवेट लाइफ ही इंपैक्ट कर रहा है पब्लिक लाइफ को। फिर बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन इज डिफिकल्ट। पर फिर देखो आप सिविल सर्वेंट्स मस्ट गिव प्रायोरिटी टू किसको, पब्लिक रिलेशन को इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि इन एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन बिकॉज ऑफ द पोस्ट दे आर ऑन, तो उनके लिए पब्लिक रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर पीपल ऑफ हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू पब्लिक लाइफ इवन इफ दे आर नॉट ऑन एनी पब्लिक पोस्ट, है ना। जैसे जैसे मॉरल स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाते हैं उनको फिर पोस्ट की जरूरत नहीं होती, वो पब्लिक लाइफ में वैसे ही लीन हो जाते हैं। फिर देखो कुछ रेगुलेशन के लिए टू रेगुलेट पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट कौन कौन से हैं, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्राइवेट लाइफ भी है और कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ भी है। तो क्या क्या कोड में लिखा हुआ है वो अपन देखते हैं। एक तो पॉलीगेमी आपको नहीं करनी है ना, पॉलीगेमी शैल नॉट बी परफॉर्म्ड, है ना। पॉलीगेमी क्या है, बहुविवाह, है ना, एक से ज्यादा शादी नहीं करनी है। फिर डाउरी शुड नॉट बी टेकन और गिवन। पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर टू बी टेकन केयर ऑफ। मस्ट नॉट एंगेज इन डोमेस्टिक वायलेंस, आपको घरेलू हिंसा में एंगेज नहीं होना है। चाइल्ड लेबर को आपको प्रमोट नहीं करना है या फिर उसको एंगेज नहीं करना है। कंजर्वेटिज्म और सुपरस्टिशन जैसी भावनाओं को आपको एनकरेज नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिक हैं, दो चार पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ अगर देखो तो इसमें नो ऑनर और अवार्ड शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। आपको कोई ऑनर या कोई अवार्ड परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से कुछ भी एक्सेप्ट करना है तो। फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन ऑफिशियल कैपेसिटी शुड नॉट बी मेड पब्लिक अनलेस सॉट अंडर आरटीए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर प्राइवेट पर्सन शुड नॉट बी इंक्लूडेड अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर लेना है जब तक कि वो बेनिफिशियरी नहीं है। फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी शुड नॉट बी पब्लिकली क्रिटिसाइज। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप आपके विभाग में बात करो, आपके सीनियर से बात करो, पब्लिकली आप क्रिटिसिज्म मत दो। फिर कम्युनलिज्म, नेपोटिज्म, कास्टिज्म, इन सबको एनकरेज आपको नहीं करना है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्राइवेट और पब्लिक लाइफ है। फिर देखिए डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स, है ना, जो नीति शास्त्र का कोड है या जो मौलिक आपका कर्तव्य है उसका जो कोड है, वो और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो कोड ऑफ एथिक्स देखें तो ये इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एथिक्स बाय व्हिच एथिकल डिसीजन अबाउट राइट और रॉन्ग आर मेड। ठीक है, एथिकल डिसीजन जो हमने एथिक्स की परिभाषा में देखा था, तो ये वही है, उसके लिए जो कोड बनाया जाएगा वो कोड ऑफ एथिक्स होगा। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सेट ऑफ रेगुलेशंस है, सेट ऑफ रूल्स है, जो एक्सप्लेन करते हैं कि आपका स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होगा। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स है। फिर देखो कोड ऑफ एथिक्स तो डिस्क्राइब करता है दैट हाउ डिसीजंस आर मेड, और कोड ऑफ कंडक्ट डिस्क्राइब करता है क्या, एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉइज को कैसे एक्ट करना है वो। कोड ऑफ एथिक्स फोकस करता है वैल्यूज पे, जबकि ये फोकस करता है किस पे, रूल्स, लॉज और कंप्लायंसेस पे। फिर ये स्कोप जो कोड ऑफ कंडक्ट का है वो वाइड स्कोप है, कोड ऑफ एथिक्स का नैरो स्कोप है। कोड ऑफ एथिक्स नेचर क्या है, नेचर इज जनरल वेयर स्पेसिफिक नेचर होता है कोड ऑफ कंडक्ट का।
कोड ऑफ एथिक्स पब्लिकली अवेलेबल है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ओनली फॉर एम्प्लॉयज होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए ही बना हुआ है। जैसे जो पुलिस सर्विसेज में जाएगा उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, जो मिलिट्री सर्विसेज में जाएगा उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा या फिर जो और अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग होगा। कैन नॉट ऑलवेज बी लीगली इन्फोर्स्ड। कोड ऑफ एथिक्स पे कोई लीगली वो एनफोर्समेंट की बाइंडिंग नहीं है, जबकि ये कोड ऑफ कंडक्ट तो लीगली इन्फोर्स होता है। फिर साइज जो कोड ऑफ एथिक्स की होती है वो रिलेटिवली क्या होती है, स्मॉल होती है, और जो कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर बेस जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसकी साइज रिलेटिवली क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, तो ये कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है। वैसे तो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, मुझे तो सच में नहीं पता इनको कैसे समझाना या पढ़ाना होता है। एनीवे आपको इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन चेक दीज आउट, और ऐसे कैसे याद करके जाने हैं इनको, इसमें कुछ है नहीं ऐसा समझाने जैसा। फिर अब देखो ये कमिटीज हैं, अब ये 5 कमिटी के नाम लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या है समझाने जैसा। ली कमीशन है, किसके लिए बनाई गई है, इंप्रूव द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स, है ना। या फिर आप मान लो सिविल सर्वेंट्स के बिहेवियर को लेकर के कुछ कमिटीज बनाई गई हैं, तो आप 2 नंबर में पूछेगा तो लिख करके आना है ली कमीशन, होटा कमिटी, एडी गोरवाला कमिटी, संथनम कमिटी। संथनम आयोग आपको याद होगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सीवीसी वाज डन बाय द बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी। फिर फर्स्ट और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एआरसी कमीशन है। फिर नोलन कमिटी है, यूके में ये बनी है 1994 में। तो ये 4-5 कमिटीज हैं, इनका आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसके बाद में आप देखो तो नोलन कमिटी है, उसकी कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज उसने बताई सिविल सर्वेंट्स की, तो वो क्या क्या फाउंडेशनल वैल्यूज बताते हैं ये भी आप वैसे तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अपन ऊपर वाले पॉइंट्स देखो तो ऑब्जेक्टिविटी हो गई, सेल्फलेसनेस हो गई, ओपननेस या ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, फिर ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी। ये बेसिक उसने नोलन कमिटी ने 6 चीजें बताई है। तो ये 6 चीजों को एक एक करके देखते हैं। अपन ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो कोई भी सिविल सर्वेंट्स को कोई प्रेजुडिस से नहीं होना चाहिए ना, फ्री फ्रॉम ऑल, ही मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल प्रेजुडिस। फिर अ पर्सन विद प्रेजुडिस कैन नॉट टेक फेयर डिसीजन, इसलिए फ्री होना चाहिए। प्रेजुडिस मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड, फॉर विच इंट्रोस्पेक्शन, है ना, आत्मनिरीक्षण या खुद के अंदर आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। इंट्रोस्पेक्शन इज नेसेसरी। मेरिट शुड बी बेसिस ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, ये सब के लिए मेरिट बेसिस होना चाहिए। फिर सेल्फलेसनेस की बात करें तो ड्यूटी शुड बी डिस्चार्ज सेल्फलेसली। जो हम ड्यूटी एथिक्स में बात कर रहे थे या भगवत गीता में बात कर रहे थे वही बातें हैं। ऑल डिसीजन शुड बी टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट। सैलरी एंड अदर फैसिलिटी शुड नॉट बी गिवन मच इंपॉर्टेंस, ये यहाँ पर लिख करके आना है क्योंकि नोलन कमिटी ने कहा है वन शुड कंसिडर हिमसेल्फ इन डेट टू सोसाइटी। फिर ओपननेस की बात करें तो ओपननेस या ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा, रिड्यूस होगा करप्शन, स्ट्रेंथन होगी क्या, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। टूल्स लाइक आरटीआई, ई गवर्नेंस उसके लिए यूज किए जा सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। फिर ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी में इट शुड बी एक्सरसाइज्ड ओनली फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। ब्राइब शुड नॉट बी टेकन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी रिमूव्ड। तो ये 3 बातें ऑनेस्टी में है। अकाउंटेबिलिटी में देखो सिविल सर्वेंट शुड प्रॉपर्ली एक्सप्लेन देयर एक्शंस एंड डिसीजंस, है ना। जो भी उनका जो डिसीजन होगा उनको एक्सप्लेन, अगर नौबत आती है तो एक्सप्लेन करने की उनकी स्थिति होनी चाहिए। फिर ये क्या जो अकाउंटेबिलिटी है ये बैलेंस क्रिएट करता है किसके बीच में, ड्यूटीज और राइट्स के बीच में। फिर डिपार्टमेंटल एक्शन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी है तो अगर उनका काम सही से नहीं हो रहा है तो डिपार्टमेंटल एक्शन भी उनके ऊपर उसी बेसिस पर लिया जाएगा। फिर देखो अपन बात करें इंटेग्रिटी की, तो इंटेग्रिटी में क्या है, इट इज मॉरल वर्च्यू, है ना, एंड देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन माइंड, एक्शन एंड स्पीच, है ना, मनसा, कर्मा और वाचा में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। फिर देयर शुड बी नो कॉन्ट्रडिक्शन इन थॉट्स एंड कंडक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू थॉट्स। कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं होना चाहिए और जो कंडक्ट है वो थॉट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पर्सनस कंडक्ट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज। जैसे कि आप मानो कि अगर कोई आपका हायर अथॉरिटी है और वो आपको कुछ उसने आपको कुछ काम बताया है और आप नहीं कर रहे हो तो आप सर्कमस्टांसेस का या कॉन्सिक्वेंसेस का बहाना नहीं दे सकते। तो ये भी इंटीग्रिटी का बेसिस है। जैसे मान लो आपने रिश्वत ले ली और आपसे हायर अथॉरिटी ने पूछा भाई ऐसी क्यों जरूरत पड़ी, कोर्ट ने आपसे इंक्वायरी करी और आप बोलो सर सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए थे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी की। अब टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी में क्या है, पर्सनल इंटेग्रिटी होती है, इंटेलेक्चुअल होती है और प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल तो हमने आपको याद होगा अप्लाइड एथिक्स में जब बात की थी तो हमने प्रोफेशनल इंटेग्रिटी जैसी ही कुछ बात की थी कि वन शुड ऑलवेज फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रोफेशन इन विच पर्सन इज वर्किंग। ठीक है, जैसे डॉक्टर होगा तो डॉक्टर के लिए कुछ और एथिकल वो वैल्यूज होंगी। कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसके लिए कुछ और एथिकल वैल्यूज होंगी जो उसको वहां के कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। फिर पर्सनल इंटेग्रिटी देखें तो पर्सनल इंटेग्रिटी कह रही है कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए थॉट्स में और थॉट्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना चाहिए। और ही शुड ऑल्सो हैव क्वालिटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, है ना। आप पूरे जीवन खुद गलतियां करके नहीं सीख सकते, जीवन इतना लंबा नहीं है, इसलिए दूसरों की गलतियों से आपको सीखने की आदत होनी चाहिए। फिर इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी की बात करें तो सेल्फ असेसमेंट शुड बी डन
और जो हमने पहले इंट्रोस्पेक्शन की बात करी वही सेल्फ असेसमेंट है, एंड इट शुड बी डन विद सेम क्राइटेरिया एंड स्ट्रिक्टनेस दैट हैज बीन यूज्ड टू इवैल्यूएट अदर्स, है ना। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो करंट जनरेशन की या हमेशा से ही रही है कि हम लोग क्या करते हैं, आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी और हो, वो जब खुद का इवैल्यूएशन आता है ना तो हम लोग इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, पर जब किसी सामने वाले को इवैल्यूएट करना होता है ना तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा है ना हम लोग नेगेटिव व्यू पॉइंट रखते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो दूसरों के सामने, तो आप है ना सेल्फ असेसमेंट भी उसी क्राइटेरिया या उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ में करो, एंड देयर शुड, ये कह रहे हैं देयर शुड बी नो कॉन्ट्रडिक्शन विद इन वंस ओन आइडियोलॉजी और व्यूज। और कॉन्ट्राडिक्शन अगर है भी तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए कैसे, सेल्फ असेसमेंट से, फिर उसको रिमूव किया जाए। तो ये टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी आ गया। फिर फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटेग्रिटी, ये हम लोग इतने टाइम से देख ही रहे हैं, डीओंटोलॉजिकल थिंकर्स ने इसके बारे में बात की। मिस्टर इमानुएल कांट, ये इमानुएल का यार एक बार स्पेलिंग मैं चेक कर लूंगा, है ना। इमानुएल वैसे आई होता है, पर वो ई और आई में है ना कंफ्यूजन सही है ना, कई जगह ई लिखते हैं कई जगह आई लिखते हैं। फिर मॉरल रूल शुड बी फॉलोड, ये कह रहे हैं, इन्होंने बात की थी कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की, हमने उसमें बात की ही थी, और दैट इज मॉरल रूल शुड नॉट बी रिलेटेड टू प्लेस टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मॉरल रूल्स इन्होंने बोला कि जो मोरालिटी है वही एंड है, वही साधन वही साध्य है। फिर कह रहे मॉरल रूल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, और उसमें कोई एक्सेप्शन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओनली वर्क डन विद ड्यूटी कॉन्शियसनेस इज मॉरल, है ना, ड्यूटी फॉर ड्यूटी इज सेक, ये इमानुएल कांट ने कहा था। फिर भगवत गीता ने स्वधर्म के बारे में कहा था। इंट्यूशनिस्ट जो थे अंतः प्रज्ञावादी, ये कह रहे थे एवरी सर्कमस्टांसेस कंडक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस, है ना, आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कंडक्ट होना चाहिए, और इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होता है, ऐसा इंट्यूशनिस्ट कह रहे थे। फिर महात्मा गांधी, मैंने देखो कल ही हम लोग यही बात कर रहे थे कि डीओंटोलॉजिकल थिंकर में महात्मा गांधी को होना चाहिए था, और आज डीओंटोलॉजिकल थिंकर्स में आ गए। तो महात्मा गांधी की देखो वैल्यूज लाइक ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस शुड बी यूज, और बोथ मीन्स एंड एंड दोनों को प्योर होना चाहिए, है ना, वर्क्स ऑन द प्योरिटी ऑफ बोथ मीन्स एंड एंड्स। फिर अकॉर्डिंग टू अप्लाइड एथिक्स पर्सन्स कंडक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो हम पहले बात कर चुके, वही सिमिलर सी बातें हैं, है ना, कुछ ऐसा समझाने जैसा अलग से है नहीं। फिर बेनिफिट ऑफ इंटेग्रिटी देखो तो इंक्रीजेस पर्सन्स क्रेडिबिलिटी, डेवलप्स पर्सनालिटी, फास्टर डिसीजन मेकिंग, और हेल्प्स इन रिजॉल्विंग डायलेमास। तो ये भी बेसिक बातें हैं, आप चाहो तो दो चार और पॉइंट्स अपने मन से बना करके लिख सकते हो। फिर एक टॉपिक है लीडरशिप, तो लीडरशिप में क्या है, लीडर शुड एक्ट एज विद द टीम स्पिरिट। क्रेडिट ऑफ सक्सेस तो किसको मिलना चाहिए, टीम को, और अगर कुछ फेलियर हुआ है तो ही हिमसेल्फ मस्ट बी मेड अकाउंटेबल फॉर दैट। और लीडर मस्ट बी विजनरी, और मोदी जी जैसा लीडर होना चाहिए 2045 तक का, 2047 तक का सोच करके चले। ही शुड बी एबल टू असेस द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस, ये उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसको देख सके। बिकॉज देयर इज अ स्टेटमेंट, वन हु कैनॉट फॉलो कैनॉट लीड, तो गुड लीडर हमेशा गुड फॉलोअर भी होना चाहिए। तो ये बेसिक कुछ कुछ बातें थी। इसमें हमने जो टॉपिक कवर कर लिया वो मैंने एक बार सिलेबस वाला जो पोर्शन है हम लोग को देखते हैं, 180 सिलेबस वाला जो पोर्शन है। अब आप देखो इसमें हमने जो पोर्शन कवर किया है वो एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप अभी देखा हमने, ठीक है। फिर बिहेवियर, मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग देख लेते हैं, और फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटेग्रिटी हमने देख लिया। तो अब हम मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर देख लेते हैं। वैसे तो ये अलग से लेक्चर बना था, पर बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ टाइम तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाए पर बन जाए। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल एंड मॉरल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें देखो एटीट्यूड की परिभाषा क्या है कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू पॉइंट टुवर्ड्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट लाइक अ पर्सन, थिंग, थॉट, इसके प्रति जो आपका साइकोलॉजिकल पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू पॉइंट है उसका, उसको क्या बोला गया है, उसको एटीट्यूड बोला गया है। उसके तीन कंपोनेंट्स बताए गए हैं, एक तो इफेक्टिव कंपोनेंट है, एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, और एक बिहेवियरल कंपोनेंट है। अब इफेक्टिव कंपोनेंट में क्या है, काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स दैट अराइजेस, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हो तो आपके मन में जो सेंटिमेंट्स अराइज होते हैं वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स है तो नेगेटिव एटीट्यूड है। सिमिलरली कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या है, एटीट्यूड, इन दिस एटीट्यूड इज डिटरमाइंड बाय काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अगर आपके पास पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपका जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा एटीट्यूड का वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाएगा, और नेगेटिव अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो नेगेटिव आपको कॉग्निटिव एबिलिटी है इंडिविजुअल की। फिर बिहेवियरल में देखें तो पर्सन बिहेवियर इज पॉजिटिव आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, तो अगर उसका बिहेवियर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर उसका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। फिर इसमें देखो कुछ और चीजें कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल थ्री एलिमेंट्स, है ना, जनरली क्या है माना गया है कि ये कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल थ्री एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। एटीट्यूड जो है वो इनेट भी नहीं होता है, आप पैदा होते हो तब आपके साथ में आपका एटीट्यूड नहीं आता है। अरे ये एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं है जो कॉलेज वाले और जो स्कूल स्टूडेंट्स लड़का लड़की आपस में एक दूसरे के लिए ब्लेम करते रहते हैं कि इसमें ज्यादा एटीट्यूड है और उसमें ज्यादा एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड का और इस एटीट्यूड का कोई खासा लेना देना नहीं है।
फिर बात करें तो एटीट्यूड इज रिलेटेड टू ओपिनियन, बिलीफ। ये इनेट तो नहीं होता है, और फिर ये रिलेटेड होता है किससे? ओपिनियन से, बिलीफ से, वैल्यूज से। और एटीट्यूड तो एटीट्यूड से रिलेटेड है ही। फिर देखो पॉलिटिकल एटीट्यूड और मॉरल एटीट्यूड की बात करेंगे तो पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू पॉइंट टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, लीडर और आइडियोलॉजी। इसको हम लोग पॉलिटिकल एटीट्यूड बोलते हैं। आपका किसी पार्टी के प्रति अच्छा पॉजिटिव व्यू पॉइंट है तो आपका उस पार्टी के प्रति पॉलिटिकल एटीट्यूड अच्छा है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव है। तो इसमें देखो कुछ जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स आते हैं उसके बारे में बेसिक्स जानते हैं। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, पर आप एक बार देख लेना कि क्या क्या होता है। रेडिकलिज्म देखो क्या होता है? दे आर नॉट, दे आर पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। ठीक है, और ये वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। फिर लिबरल जो होते हैं, लिबरलिज्म वाले, वो ग्रुप ऐसा होता है कि इनको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए पर वायलेंस नहीं करेंगे। मॉडरेट्स आपको पता होगा, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखी है तो मॉडरेट्स, उसमें आपको बहुत सारे मॉडरेट लीडर्स आपने पढ़े होंगे। तो ये इनको बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं चाहिए, पर इनको क्या है, सिस्टम में रह करके छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव्स वो होते हैं जिनको जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं ना। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू कल्चरल इश्यूज। फॉर देम प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं रिएक्शनिस्ट। दे आर दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट सिस्टम एंड वांट टू इम्प्लीमेंट द ओल्ड सिस्टम। जो पुराना सिस्टम वापस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और ये भी वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं किसके बारे में? पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में। और अब देखो ये डिटर्मिनेंट्स भी आप देख लेना एक बार के लिए, इसको रीड कर लेना है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वरना लेक्चर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या क्या हैं, आप अगर ये भी याद कर लोगे ना जो पॉइंट्स हैं, तो आप अंदर दो दो लाइन लिख सकते हो कि इकोनॉमिक फैक्टर है तो इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी, गुड इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग हैं वो तो सपोर्टर होते हैं, मेजर चेंजेस के नहीं होते हैं। और जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है वो मेजर चेंजेस के सपोर्टर होते हैं। फिर एज है तो कंजर्वेटिव फैमिली होगी, उसमें जो पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा होगा। और लिबरल फैमिली होगी तो वो इंडिविजुअल क्या है, डिटरमाइन कर लेगा खुद का अपना पॉलिटिकल एटीट्यूड। फिर रिलीजन की बात करें तो रिलीजियस इश्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजियस पीपल, जैसे कि राम मंदिर का इशू हो गया, ट्रिपल तलाक वाला इशू हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैं किसकी? पॉलिटिकल एटीट्यूड की। आपका पॉलिटिकली किसी चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा या नहीं बनेगा, नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा या नहीं बनेगा, ये सारी चीजें मिलकर के, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर के ये डिटरमाइन करते हैं। फिर देखो पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ अ सिविल सर्वेंट should be neutral because India is multi-party democracy in which civil servants have to work with different political party, है ना। हमने जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो परमानेंटली उनको काम करना है। तो इसलिए आपके पास में नॉन पार्टिजनशिप होनी चाहिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड जो होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो पॉलिटिकल एटीट्यूड की कुछ और बातें, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं। इन कम्युनिस्ट कंट्रीज जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है वो डिमांड की जाती है, मीनिंग दे शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स द पार्टी ओनली। बट इन इंडिया सिविल सर्वेंट्स आर कमिटेड टू कंट्रीब्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड रूल्स, है ना, क्योंकि इनको नॉन पार्टिजनशिप की ही बेसिक वैल्यू मानी गई है भारत में सिविल सर्वेंट्स के लिए। फिर सिविल सर्वेंट शुड नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी और कैंडिडेट। दे मस्ट नॉट गिव, है ना, यहाँ पर गिव लिख दिया है, नॉट गिव डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी सिंबल, और किसी भी पार्टी का फ्लैग वगैरह भी उनको नहीं लगाना है अपने घर पे या ऑफिस में। और सिविल सर्वेंट्स हैव राइट टू वोट बट वोट प्रेफरेंस मस्ट नॉट बी मेड पब्लिक। तो ये बेसिक बातें हो गई पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में। फिर हम लोग देखें सिविल सर्वेंट्स के बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड कौन कौन से हो सकते हैं। तो सिविल सर्वेंट जिसके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, फंडामेंटल वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, सेक्युलरिज्म जैसी जो विचारधारा है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ। ये जितने भी ऐसे वाले डायग्राम बने हुए ना, ये डायग्राम तो आप ऐसे कैसे याद रख लेना, मैं आई कैन टेल यू कि आप कभी भी आंसर लिखो साइड में थोड़ी सी जगह लेकर के ऐसे कुछ ना कुछ डायग्राम बनाई दो। फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं मॉरल एटीट्यूड के बारे में कि मॉरल एटीट्यूड क्या होता है और क्या इसकी बातें हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मॉरल इश्यूज, है ना। अब मॉरल इश्यूज जो होते हैं उनके प्रति पॉजिटिव और नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसको हम कहते हैं मॉरल एटीट्यूड। और मॉरल एटीट्यूड बेस्ड होता है किस पे? मॉरल बिलीफ पे, ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सच एज सपोर्ट और अपोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, है ना। ये आपको पता है बहुत बड़ा मुद्दा चलता है, और यूथनेशिया का जैसे बहुत बड़ा मुद्दा चलता है कि आप जब ऐसी सिचुएशन में हो कि आप आपका जीना मतलब है ना मरने से ही ज्यादा बुरा है, तो क्या इंसान को हक है कि वो खुद का जीवन खुद ले सके। तो ये बड़ी डिबेट्स हैं पर अपन को उसमें जाने से कोई मतलब नहीं है। फिर फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन एंड एजुकेशन ये बड़ा रोल प्ले करते हैं मॉरल बिलीफ्स को बिल्ड होने में। फिर सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेट हाई ethical standards at large scale, not only for themselves but also for the society, because civil servants they act as the role model in society, तो इस वजह से सिविल सर्वेंट्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाई स्टैंडर्ड सेट करेंगे। फिर देखो एक बात आती है पॉल एप्पलबाई जो है, अकॉर्डिंग टू पॉल एप्पलबी, ये आपने पहले अगर कहीं पढ़ा हो तो आप याद करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि पॉल एप्पलबी कमीशन बनाया गया था। इनके कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे हमने आईआईपीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की
स्थापना की थी। तो ये कुछ कहते हैं मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, और ये कह रहे हैं कुछ फीचर्स मॉरल एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये क्या फीचर्स हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप याद रखना। एक पहली बात तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्किल्स इन कम्युनिकेशन एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एबिलिटी टू कल्टिवेट एंड यूटिलाइज इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। फिर विलिंग होना चाहिए टू एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हो, आए हो बैठे हो, आपकी कोई विलिंगनेस ही नहीं है, आप में कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है काम को लेकर के। फिर विलिंगनेस होनी चाहिए टू वर्क विद अदर्स एज अ टीम, है ना। फिर पर्सनल कॉन्फिडेंस टू इनिशिएट न्यू आइडियाज, प्रेफरेंसेस टू पब्लिक नीड्स, इंटरेस्ट एंड सेंसिटिविटीज, rather than resorting to the use of raw bureaucratic power, है ना। पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, क्लाइंट ओरिएंटेशन, जैसे ये तो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी के ऊपर बेस्ड है, एनपीएम एनपीए जितना भी हम पढ़ करके आए वो सब इसी के ऊपर बेस्ड था। फिर देखो सिविल सर्वेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉलोइंग वैल्यूज डेवलप होना चाहिए, एट अफेक्शन के लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे और बिहेवियरल। ये एक बार पढ़ लेना, सिंपैथी एम्पैथी कंपैशन काइंडनेस, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। कॉग्निटिव लेवल पे रैशनैलिटी होगी, साइंटिफिक अप्रोच हो गया, स्पिरिट ऑफ लर्निंग, डिटैचमेंट। और बिहेवियरल लेवल पे हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ब्यूटीफुलनेस और निष्काम कर्म। तो ये भाई हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद में हमारे छोटे छोटे 2-3 लेक्चर्स और हैं, 2 लेक्चर्स मोस्ट प्रॉब्ली हैं, एथिकल कंसर्न्स और एथिकल डायलेमास के बारे में, और चैलेंजेस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये कल, अगर दिन तक सुबह तक फिनिश हो जाएगा, तो कल हम लोग जो पोर्शन बचा हुआ ऑडिट वाला है ना, तो ऑडिट वाला भी कल खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।